नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। विपक्ष के मोदी वर्सेस मुस्लिम विरोधी मोदी वर्सेस असली मोदी। इतने सारे मोदी कहां से आए और इनके बीच जब कंपैरिजन हुआ तो हमें क्या मिला, आज आपके सामने रखो। पीएम मोदी का वो काम जिससे हैरान रह गया हर मुसलमान, उसके बारे में आपको बताऊंगा। माफिया अतीक के बेटों का शॉकिंग वीडियो आया है, आज आपको वो वीडियोस दिखाऊंगा। अतीक ने अपने बच्चों को मर्डर करने की ट्रेनिंग कैसे दी, आज इसकी डिटेल तस्वीर दिखाऊंगा। जेल में बंद अतीक के नाम पर धमकाने वाला कालिया कौन है, आपको यह भी बताऊंगा। इसके अलावा भारत का वो काम जो ट्विटर वाला एलन मस्क है ना, अरबपति, उसको कंगाल कर देगा, वो भारत का काम कौन सा है, इसके बारे में बताऊंगा। ताइवान का 2866 रुपए में चीन को हराने वाला भयंकर प्लान आपको बताऊंगा। अब आप कहेंगे 2866 रुपए में चीन को निपटा देगा ताइवान, कैसे क्या कर रहा है ये आपको बताऊंगा। और 1983 में पीएम मोदी की डिग्री पर जिस वाइस चांसलर ने साइन की, जिनका साइन है, क्या वो 1981 में ऑलरेडी मर चुके थे? तो फिर साइन कहां से आया, आज इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। संसद का बजट सत्र आज भारी हंगामे के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। सत्र के आखिरी दिन कांग्रेस और विपक्षी दलों ने फिर से हंगामा किया। अडानी मामले की जेपीसी जांच के लिए विपक्षी सांसद लगातार नारेबाजी कर रहे थे। लोकसभा स्पीकर ने कई बार विपक्षी सांसदों से कहा कि सदन की गरिमा गिराने वाला काम मत कीजिए ना भाई, लेकिन विपक्षी सांसद सुने का, वेल में आकर नारेबाजी करने के साथ पोस्टर भी लहराने लगे। शराब नीति घोटाले के आरोपों में फंसे मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने बेल याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे आम आदमी पार्टी के एक और नेता सत्येंद्र जैन ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दी थी कि हमको भी जमानत दे दीजिए। हाईकोर्ट ने याचिका ही खारिज कर दी। जमानत याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन प्रभावशाली व्यक्ति हैं, सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। देश भर में आज हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। रामनवमी पर जिस तरह से कई राज्यों में हिंसा हुई थी, उसे देखते हुए हनुमान जन्मोत्सव पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। वहीं बिहार में भी कड़ी सुरक्षा के बीच हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को रिपीट ऑफेंडर बताया। सीतारमण ने कहा कि राहुल गांधी पीएम मोदी पर अडानी को लेकर झूठे आरोप लगा रहे हैं, जो राहुल गांधी की आदत बन गई। वित्त मंत्री ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय भी राहुल ने ऐसे ही झूठे आरोप लगाए थे और अब फिर से वही काम कर रहे हैं। आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जमकर तारीफ की। आईएमएफ ने कहा है कि भारत ने एक वर्ल्ड क्लास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क तैयार कर लिया है, जो लोगों की जिंदगी और इकोनॉमी को बदल रहा है। कई देश भारत के डिजिटल नेटवर्क का पालन करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। आईएमएफ ने आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम और यूपीआई की जमकर तारीफ की। कंगाली और कैश की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान को बड़ी राहत मिली। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 बिलियन की फंडिंग की मंजूरी मिल गई। आईएमएफ ने पाकिस्तान को $6.5 बिलियन के बेल आउट पैकेज देने के लिए अन्य देशों से $3 बिलियन हासिल करने की शर्त लगाई कि भाई बाकियों से भी मांग के लाओ तो मैं दे दूंगा। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $2 बिलियन देने की हरी झंडी दे दी है। इसके बाद पाकिस्तान को उम्मीद है कि जल्दी ही आईएमएफ से बेल आउट पैकेज मिल पाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 3 दिन के चीन के दौरे पर हैं और आज मैक्रों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। फ्रांस चाहता है कि वैश्विक समस्याओं को हल करने में चीन सक्रिय भागीदारी निभाए। मैक्रों ने कहा कि वो चीन से यूक्रेन युद्ध खत्म करने और शांति प्रयासों को लेकर भी चर्चा करेंगे। मैक्रों के साथ यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर भी चीन के दौरे पर गए। रूस और चीन की नजदीकी को देखते हुए मैक्रों यूरोप की एकता का संदेश चीन को दे रहे हैं। दिन भर का रिवीजन हो गया, पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें पीएम मोदी के उस काम का चैप्टर जिससे हर मुसलमान हैरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विपक्ष ने एक इमेज बनाई
और एक इमेज उस प्रोपेगेंडा पर बनी हुई है जिसमें उन्हें मुस्लिम विरोधी बताया जाता है। 2002 से ही बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मुस्लिम विरोधी हैं, नरेंद्र मोदी को मुसलमान पसंद नहीं है, अरे बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो मुसलमान खत्म हो जाएंगे। 9 साल से तो है, कौन से मुसलमान खत्म हो गए, लेकिन है, इमेज बना दी जाती है। और एक इमेज असली नरेंद्र मोदी की है जिसके बारे में आज आपको पाठशाला में मैं बताना और दिखाना चाहता हूं। लेकिन आज जिन 3 इमेजेस की बात कर रहा हूं, अगर आप देखेंगे नरेंद्र मोदी के जिन छवियों की बात कर रहा हूं, एक मोदी हैं विपक्ष के मोदी, एक आप इस मोदी को जानते हैं। ये मोदी कौन है भाई? ये मोदी को तानाशाह बताया जाता है, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके दूसरे को डराने वाला बताया जाता है, इन्हें अडानी का दोस्त बताया जाता है, अंबानी का दोस्त बताया जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये वाले विपक्ष के मोदी, इनके बारे में आप अक्सर सुनते हैं। एक है एंटी मुस्लिम मोदी, ये 2 बताया जाता है। और ये दोनों जो है प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। क्यों प्रोपेगेंडा? मैं आपको फैक्ट्स के साथ बताता रहा हूं। भाई LIC का पैसा डुबा दिया, LIC का पैसा नहीं डूबा तो फिर कैसे दोस्त हुए अडानी के और कैसे उनको फायदा पहुंचाया? SBI का पैसा डुबा दिया, आपके PF का पैसा डुबा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हर चीज का फैक्ट मैंने आपको बताया। और तीसरे मोदी जिनको आप जानते हैं या आप में से बहुत लोग नहीं जानते हैं, वो है असली मोदी, ये तीसरे मोदी। और आज इन तीनों के बीच वर्सेस आपको दिखाऊंगा कि कौन से मोदी को आपको जानना चाहिए और क्यों। और इसमें देश की पॉलिटिक्स आपको पूरे तौर पर समझ में आएगी, ऐसा चैप्टर। पहले आपको विपक्ष के मोदी के बारे में बता दूं, जो PM मोदी को तानाशाह बताने वाली, लोकतंत्र विरोधी बताने वाली छवि दिखाता रहा। इसी सोच से पूरा संसद सत्र स्वाहा हो गया बॉस इस बार का। आपको शायद पता भी नहीं होगा कि आज संसद सत्र का आखिरी दिन। आप में से कितने लोग तो आज कहेंगे ये सुनकर के, अच्छा संसद सत्र भी चल रहा था क्या? लेकिन संसद सत्र खत्म हो गया। और ये ऐसा सत्र था जो कब आया कब चला गया बहुत कम लोगों को पता चला। संसद सत्र को विपक्ष ने ऐसा बना दिया है जैसे आप सांस लेते हैं, आपको रियलाइज ही नहीं होता कब लिए कब निकल गया, हवा अंदर गई निकल गई पता नहीं चलता ना। वैसे ही संसद सत्र का हाल है, कब आता है कब चला जाता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि संसद में काम कम, हंगामा ज्यादा चलता है। हंगामा इसलिए हो रहा था क्योंकि विपक्ष ने पूरा जोर इस बात पर लगाया हुआ था कि कैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 के चुनाव से पहले एक नैरेटिव तैयार किया जाए। इसी नैरेटिव को तैयार करने के लिए पूरा सत्र नरेंद्र मोदी को कोसने में खपा दिया गया कि तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र खत्म हो गया है, विपक्ष को डराया जा रहा है, ED CBI लगा दी गई है, अडानी को बचाया जा रहा है, JPC जांच से नरेंद्र मोदी डर रहे हैं। जबकि सारी सवाल जो उठाए जा रहे हैं उसका जवाब सामने रखा हुआ है, 1-1 मिनट का जवाब है। JPC से डर रहे हैं, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, वो ऑलरेडी जांच कर रही है। कहा जा रहा है कि अडानी को बचाया जा रहा है, भाई तो सुप्रीम कोर्ट तो खुद ही जांच कर रहा है। ED CBI को हमारे पीछे लगा दिया है, आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने आपको वहां पे कहा कि जाओ, ये क्या लेकर आए हो? ED CBI पीछे लगा दिया, क्या नेता पब्लिक से ऊपर है? हर चीज का जवाब मौजूद है, बावजूद इसके सवाल पे सवाल फेंके जा रहे हैं और संसद का सत्र नहीं चल रहा, हमारा आपका पैसा बर्बाद। इन्हीं आरोपों को लेकर संसद सत्र के आखिरी दिन कांग्रेस समेत विपक्ष के कई दलों ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा को मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुरू किया और इसे शुरू करने के वक्त सोनिया गांधी भी वहां मौजूद थी। खड़गे के साथ साथ विपक्ष के कई दलों के नेता तिरंगा लेकर संसद से विजय चौक तक गए। PM मोदी के खिलाफ इस प्रदर्शन में कई सांसद काले कपड़े भी पहने हुए दिखे। अच्छा, ये एक नया फैशन आया कि काले कपड़े पहनो, इससे थोड़ा विरोध किया जा रहा है, ये पता चले। लेकिन इस प्रदर्शन की अगुवाई सफेद कुर्ता पहनकर मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे थे। पिछले बार उन्होंने भी काली पगड़ी काला कुर्ता पहना था, लेकिन सोशल मीडिया पर कई मीम्स बन गए तो उनको लगा हो कि नहीं भैया आज सफेद ही कुर्ता ठीक है, तो सफेद पहन के निकले। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के साथ DMK थी, समाजवादी पार्टी थी, आम आदमी पार्टी के सांसद भी थे। वहां पर ये लोग कैसे नारे लगा रहे थे, एक बार उसे सुनिए, फिर आगे की बात बताते हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम डरते नहीं हैं किसी तानाशाह से, सो कॉल्ड तानाशाह,
दूसरी तरफ कह रहे हैं पुलिस से डराना बंद करो, बंद करो। अरे भाई, तो फिर जब डरते नहीं है तो क्या बात का डर है? विपक्ष ने पूरा जोर इसी बात पर लगाया कि कैसे नरेंद्र मोदी को तानाशाह साबित किया, कैसे ये बताया जाए कि भारत में लोकतंत्र बचा ही नहीं। एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष को सुन लीजिए। मोदी सरकार डेमोक्रेसी के बारे में तो बहुत बातें कहती है, लेकिन जो कहती है उसके तहत चलती नहीं। और आपको एक ही उदाहरण बताऊं, 50 लाख करोड़ का बजट केवल 12 मिनट में पास किया गया। और जब कभी हम बोलने के लिए उठते थे और हम नोटिस देते थे, नोटिस की चर्चा की मांग जब करते थे, तब वो हमको बोलने नहीं देते थे। अगर यही एटीट्यूड रहा, इस देश में डेमोक्रेसी बचेगी नहीं और आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ ये जा रही है। इतनी चिंता है कि 50 लाख करोड़ का बजट 12 मिनट में पास हो गया, तो पहले उस बजट पर चर्चा कर लेनी थी, उस बजट पर अपनी बातें रखनी थी, अपने पक्ष रखना था, और उसके बाद इस बात पर फोकस करना था कि राहुल गांधी की इमेज कैसे चमके, अडानी को नरेंद्र मोदी का दोस्त कैसे साबित कर। लेकिन जब चिंता अडानी और राहुल गांधी थे, तो 50 लाख करोड़ का बजट तो 12 मिनट में क्या 11 और 10 मिनट में भी पास हो जाएगा। लेकिन जब हो गया, तब अब यह दिखाया जा रहा कि देखिए लोकतंत्र नहीं बचा। नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश में संसद का ही नुकसान हुआ। और आप इस सत्र का रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए कि संसद का कितना टाइम बर्बाद हुआ। मुझे तो ये रिपोर्ट कार्ड दिखाने में भी लगता है कि क्या ही दिखाऊं यार, जब दिखाता हूं हर बार इसी टाइप का तो डेटा है। आप देखिए तय कामकाज कितना होना चाहिए था कि भाई इतना तो हम काम कर ही लेंगे इस बार के बजट, इस बार के सेशन में कितना काम हुआ ये भी देखिए। पहले आपको लोकसभा का बताता हूं। लोकसभा में तय कामकाज था कि भाई 133 घंटे काम करेंगे, 133 आवर्स। काम कितने घंटे किया? मात्र 45 घंटे, मात्र 45 घंटे। और उसके बाद अगर आप राज्यसभा देख लीजिए कि राज्यसभा में क्या हाल रहा। वहां 130 घंटे काम होना था और वहां काम कितनी देर हुआ? मात्र 31 घंटे। वहां तो लोकसभा से भी कम काम हुआ, क्योंकि वहां तो सरकार बहुमत में नहीं है, विपक्ष ज्यादा है, तो वहां और चलो बाहर वाला हिसाब। यानी काम कम और समय की बर्बादी ज्यादा हुई। और इस सत्र में लोकसभा और राज्यसभा के कामकाज का प्रतिशत देखिएगा, कामकाज का प्रतिशत देखिए। लोकसभा में मात्र 34% काम हुआ, 34%, और राज्यसभा में 24% काम हुआ। और ये कोई नई बात नहीं है बॉस, हर बार का कमोवेश इसी के आसपास का ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है इन लोगों का। हम और आप दफ्तर में इतना काम करके दे सकते हैं क्या कि नहीं बॉस मेरा मन नहीं है, मैं तो, मुझे लग रहा है आपने फलाने का बहुत गलत समय पर इंक्रीमेंट कर दिया, उसका इंक्रीमेंट ज्यादा कर दिया, मैं तो आज ऑफिस से बाहर जा रहा हूं, मैं तो 30% काम करूंगा। बॉस बोलेगा सुनो बाहर ही बैठो, फिर आना मत अंदर। लेकिन सत्र दर सत्र, सत्र दर सत्र, हर बार ज्यादातर ऑपोजिशन के नेता इसी तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड रख रहे हैं, इसी तरीके का अटेंडेंस रख रहे हैं, इसी तरीके का व्यवहार रख रहे हैं, लेकिन चल रहा है काम। हालांकि इस बार बीजेपी ने भी थोड़ा प्रदर्शन किया था कि राहुल गांधी माफी मांगे जो बोल के आए विदेश में लोकतंत्र जो है वो खत्म हो गया, इसको लेकर। अगर आप देखें तो पूरे सत्र में विपक्ष ने सिर्फ मार्च निकालकर टाइम पास किया। आज आखिरी दिन तिरंगा यात्रा निकाली, तो उससे पहले ईडी के दफ्तर जाने के लिए मार्च निकाला गया था। किसी दिन कोई मार्च निकालता था, किसी दिन कोई और मार्च निकाल रहा है। बीच में राहुल गांधी की सांसदी का मुद्दा भी आया, तो काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया गया, मार्च निकाला गया। मतलब मार्च का पूरा महीना मार्च में निकल गया। अप्रैल आया तो वो भी मार्च में निकल गया। ये सब नरेंद्र मोदी को 2024 से पहले घेरने के लिए विपक्षी एकता बनाने की कोशिश के तौर पर किया गया कि बॉस हम दिखें तो कम से कम कि हम एकजुट। इस वक्त विपक्ष की राजनीति सोच के किस लेवल पर है, आपको इसकी कुछ तस्वीरें दिखाता हूं।
विपक्ष की हालत यह है कि 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी दिल्ली में मनीष सिसोदिया के समर्थन में बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रही है। और सुनिए बॉस की नारे क्या लग रहे हैं। नारा लग रहा है, मनीष सिसोदिया तुझे सलाम, मनीष सिसोदिया को रिहा करो, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। अरे भाई, जब मनीष सिसोदिया छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, तो आप यहां क्या कर रहे हो? जाओ अपना काम करो। और बीजेपी के दफ्तर के बाहर मनीष सिसोदिया को छोड़ने की बात बीजेपी पकड़ के रखी हुई है क्या? मनीष सिसोदिया तुझे सलाम। सुनिए एक बार क्या नारा लग रहा है। मनीष सिसोदिया को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। अलग ही लेवल पर चीजें चल रही है भाई। आप ये भी देखिए कि पीएम मोदी की डिग्री के जिस मामले में सारी बातें सार्वजनिक हैं, गुजरात हाईकोर्ट से केजरीवाल पर जुर्माना भी लग चुका है, उसके बाद भी केजरीवाल और उनके साथी नेता लगातार पीएम मोदी की डिग्री कर रहे हैं, इसे ही मुद्दा बना रहे हैं। अब डिग्री की ही बात नहीं, हाई स्कूल इंटर की बात भी आ गए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पूछा कि पीएम मोदी ने इंटर यानी 12वीं कहां से पास की है, ये बताइए। अब कल को पूछेंगे कि 12वीं के लिए किताब किस दुकान से खरीदी थी, ये बताइए। 10वीं जो है वो किस पेंसिल से या पेन से एग्जाम लिखा था, ये बताइए। जबकि खुद के इनके पंजाब के सीएम जो है वो 12वीं तक पढ़े हैं, बीए फर्स्ट ईयर में छोड़ के चले गए थे। वो सीएम रह सकते हैं, लेकिन पीएम की डिग्री इनको दिखाई। इसी तरह से पीएफ का मामला है, जिसकी सच्चाई हमने आपको पाठशाला में बताई थी कि पीएफ का जितना भी पैसा शेयर बाजार में लगा है, उसका 1% से भी कम पैसा रिस्क के दायरे में। बावजूद इसके विपक्ष बार बार पीएम मोदी ने पैसा अडानी को दे दिया, अडानी को दे दिया, ये सब चल रहा है मामला। एक बार सुनिए। 1,57,000 करोड़ रुपए पीएफ का पैसा इस देश के 28 करोड़ लोगों का पैसा उठाकर 50 प्राइवेट कंपनियों के शेयर खरीदने में लगा दिया। और मजेदार बात देखिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, सबने आगाह किया, भाई अब तो संभल जाओ, अब तो सावधान हो जाओ। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है अडानी ने। अडानी ने अपने शेयर को ओवर वैल्यू किया है, अपने शेयर की कीमतें फर्जी तरीके से बढ़ाई है, बाहर से पैसा काला धन लगा के अपने शेयर के दाम बढ़ाए हैं। उनके शेयर का वास्तविक दाम क्या है पता नहीं है। कृपा करके अब अडानी के शेयर मत खरीदो। दुनिया अडानी के शेयर खरीद रही है संजय जी, थोड़ा मौका लगे तो आप भी खरीद लीजिए, क्योंकि नीचे गया था और फिर रॉकेट बन के ऊपर आ गया। तो कई लोग जो शेयर बाजार समझते हैं और ये जानते हैं कि ये ग्रुप अभी डूबने वाला नहीं है, वो लोग इस मौके में आपदा में अवसर तलाश कर पैसा बना रहे हैं। और जो बड़े बड़े लोग हैं जो पैसा इन्वेस्ट करने का काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो भी लोगों का पैसा लगवा रही हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ हताशा वाली राजनीति यह है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस बात से भी दिक्कत है कि पीएम मोदी किसी ट्रेन को हरी झंडी दिखाने क्यों जाते हैं। वो तो पुरानी ट्रेन में नए इंजन लगाकर हरी झंडी दिखाते रहते। इससे भी प्रॉब्लम है कि नरेंद्र मोदी ने ट्रेन को हरी झंडी क्यों दिखा दी। पुराने रेलगाड़ियों को नए इंजन लगा के हर जगह हरी झंडी फहराती है। अरे मैं तो एक ही साल में 27 ट्रेन छोड़े थे, वाराणसी को और वैष्णो देवी को, और उसके बाद हमारे राजस्थान में अजमेर को। हमने कभी हरी झंडी लगाकर प्रचार नहीं किए। वहीं पर वही इसमें अब दिल्ली से हरी झंडी एक भाषण, मंगलूर को हरी झंडी एक भाषण, और चेन्नई बॉम्बे से एक हरी झंडी भाषण, भोपाल वो एक। अरे एक रेल छोड़ने के लिए आपकी जरूरत है, वहां का एमपी है, वहां का इंचार्ज मिनिस्टर रहता है। देखिए, ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे की सोच, ये एग्जैक्टली वही सोच है जो वो राहुल गांधी और गांधी परिवार के लिए लेकर चलते हैं कि भाई ऐसा लगता है कि देश में कुछ चीजों से, कुछ सिस्टम से वो ऊपर हैं, ये काम ये करेंगे।
इस तरह से उनके साथ होगा। एक कांग्रेस के नेता ने कहा था ना कि गांधी परिवार के लिए अलग नियम होना चाहिए जब संसद सदस्यता गई थी राहुल गांधी। तो ये लोग इस लेवल पर सोचते हैं कि ये पीएम का काम थोड़ी है बॉस, और यहीं वो मात खाते हैं कि नरेंद्र मोदी ये मानकर चलते हैं जो वो कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं तो मेरा हर काम मेरा है भाई, क्यों ना मैं मोटिवेट करने जाऊं कि एक अच्छी चीज हो रही है और मैं उसका उद्घाटन करूं, और आपने किया तो आपको भी करना चाहिए था। लेकिन नरेंद्र मोदी को लेकर फ्रस्ट्रेशन लेवल विपक्ष का अलग सीमा पार कर गया। एक नैरेटिव विपक्ष बना रहा है, एक नैरेटिव उन लोगों का है जिन्हें नरेंद्र मोदी से कोई उम्मीद ही नहीं थी। एक नैरेटिव यह भी था ना भाई कि नरेंद्र मोदी मुसलमान विरोधी हैं, ये तो मुसलमान को पसंद ही नहीं करते, उसकी जालीदार टोपी नहीं पहनते, इसका मतलब मुसलमान को पसंद नहीं करते। सिलेंडर उज्ज्वला योजना में मुसलमान को मिल जाए फिर भी मोदी पसंद नहीं करते, घर मिल जाए पीएम आवास योजना में मुसलमान को लेकिन फिर भी पसंद नहीं करते। यही नैरेटिव चलता रहता है। लेकिन आज मैं आपको उस नरेंद्र मोदी से भी मिलवाता हूं जो इन नैरेटिव्स को तोड़ते हैं, और कुछ लोगों को अब ये दिख रहा है। जिन लोगों को नरेंद्र मोदी से कोई उम्मीद नहीं थी फिर भी नरेंद्र मोदी ने उनके लिए ऐसा कुछ कर दिया जो पहले कोई नहीं कर पाया, ऐसे ही लोगों की आज पाठशाला में बात करने वाला हूं ताकि आपको दिखे कि नैरेटिव के गड़े हुए नरेंद्र मोदी वर्सेस असली मोदी में फर्क क्या है। और ये आपको क्यों बता रहा हूं, ये आखिर में बताऊंगा। कल राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार देने का कार्यक्रम, 52 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया, लेकिन इन नामों में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कर्नाटक के बिदरी शिल्पकार शाह रशीद अहमद कादरी की। उन्हें कल पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। समारोह के दौरान जब उनके नाम की घोषणा हुई तो वह पहले नरेंद्र मोदी के पास गए, उनसे हाथ मिलाया। प्रधानमंत्री ने भी दोनों हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। एक बार देखिए। श्री शाह रशीद अहमद कादरी, शिल्प कला। अब कहेंगे इनको अवार्ड मिल गया तो क्या बड़ी बात हो गई? बड़ी बात है। समारोह के बाद पीएम मोदी अवार्ड पाने वाले सभी लोगों से मिले। इस दौरान शाह अहमद कादरी ने पीएम मोदी से वो बात कह दी जिसे स्वीकार करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि वो तो यूपीए सरकार में यानी कांग्रेस के जमाने में अवार्ड की उम्मीद लगाकर बैठे थे। उनको लगता था मैं मुसलमान हूं तो मुझे कौन देगा, यही लोग देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने उम्मीद छोड़ दी, क्योंकि वो उसी नैरेटिव में फंसे हुए थे कि ये तो मोदी जी हैं, ये तो बीजेपी है, ये मुसलमान को देगी। उन्हें लगा कि बीजेपी तो मुसलमान को अवार्ड देगी नहीं। लेकिन अवार्ड में दिया किसने? नरेंद्र मोदी ने। सुनिए पीएम मोदी से शाह अहमद कादरी की बातचीत का वो हिस्सा, फिर आगे की इंपॉर्टेंट बातें बताऊं। मैं बीदर कर्नाटक से कांग्रेस पीरियड में मैं 5 साल तक अप्लाई करा, नहीं हुआ। उसके बाद मैं खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट है ये हमको नहीं दे, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बीदर कर्नाटक से कांग्रेस पीरियड में मैं 5 साल तक अप्लाई करा, नहीं हुआ। उसके बाद मैं खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट है ये हमको नहीं दे, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो कह रहे हैं कि 5 साल कांग्रेस के राज में अवार्ड के लिए अप्लाई किया, आप आए तो सोचा बीजेपी क्या ही अवार्ड देगी, लेकिन आपने मुझे गलत साबित कर दिया। अवार्ड मिलने के बाद शाह रशीद अहमद कादरी भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि 25 जनवरी की सुबह उन्हें अवार्ड मिला। उन्हें गृह मंत्रालय से फोन आया तो वो इतना खुश हो गए कि शाम तक खुशी के आंसू उनकी आंखों में थे। उन्हें पहले जिला प्रशासन ने सम्मानित किया कि बॉस आपको अवार्ड मिल रहा है। फिर 8 दिन तक उनके पूरे इलाके में ईद जैसा माहौल था। पद्मश्री सम्मानित शाह अहमद कादरी ने बताया कि वो 10 साल से इस अवार्ड का इंतजार करते रहे। 5 साल तक तो वो यूपीए सरकार में अवार्ड के लिए अप्लाई करते रहे। हर बार अप्लाई करने पर उन्हें अपना प्रोफाइल बनाने के लिए 12,000 रुपए खर्च करने पड़ते थे। इस तरह 5 साल तक उन्होंने 60,000 रुपए खर्च किए। फिर बीजेपी की सरकार आ गई तो उन्होंने उम्मीद छोड़ दी कि ये क्या ही देंगे। सुनिए आगे की बात उन्होंने क्या बताई। 25 जनवरी 2023 को होम मिनिस्ट्री से
जॉइंट सेक्रेटरी फ़ोन करके बताया कि आपको पद्मश्री अवार्ड मिला। जज्बात में इमोशनल होकर मैं सारा दिन रोते रहा, क्योंकि ये अचानक मालूम हुआ, मेरे को मालूम नहीं था। और 26 जनवरी को स्टेडियम में ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मेरा सम्मान किया गया। उसके बाद बीदर के सारे लोग मेरे घर पे थे, जो मेरा सम्मान करने के लिए आए थे। और बीदर में 8 दिन एक ईद के जैसा माहौल था। ये अवार्ड के लिए मैं 10 साल से कोशिश किया। हर साल मेरे को 12,000 का खर्चा आता था। प्रोफाइल जो है मेरा इतना मोटा प्रोफाइल है, कलर फोटोज़ है, उसके अंदर एक 50 कलर फोटोज़ है, उसके लिए बहुत खर्चा आता था। 5 साल तक किया, उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो मैं ये सोच के छोड़ दिया कि ये बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों को कुछ नहीं देती। मगर मोदी जी मेरे ख्याल को गलत साबित करते हुए मुझे चुना। सच यही है कि शाह रशीद अहमद कादरी को जो अवार्ड मिला वो इसलिए नहीं मिला कि वो मुसलमान, वो उनकी प्रतिभा के लिए मिला, वो उन्हें उनकी कलाकारी के लिए मिला। अवार्ड देते वक्त ना उनका धर्म देखा गया, ना उनकी जाति, ना उनका राज्य। यह अवार्ड उनकी कला के लिए मिला। इसमें हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात ही नहीं, लेकिन वो भी गलत नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में वही नैरेटिव सेट है जो मैं आपको बता रहा था ना, विपक्ष वाला, प्रोपेगेंडा वाला, कि मुसलमान को तो यही सरकार देगी, फलाना सरकार मुसलमान विरोधी है, वो मुसलमान के सोचेगी नहीं। शिल्प कला के क्षेत्र में शाह अहमद कादरी एक जाना पहचाना चेहरा है। वो 500 साल पुरानी बिदरी कला को जिंदा रखे हुए। वो कर्नाटक के बीदर के रहने वाले हैं, जो बिदरी कला का केंद्र है। उन्हें 1984 में ही स्टेट अवार्ड मिला था। इसके अलावा उन्हें शिल्प गुरु अवार्ड मिल चुका है। साल 1988 में नेशनल अवार्ड, साल 1996 में कर्नाटक राज्य उत्सव पुरस्कार, कलानिधि अवार्ड और एक इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। कहा जाता है कि 14वीं सदी में बिदरी कला ईरान से भारत आई। इसे बिदरी वेयर कहा जाता है। बिदरी वेयर एक अलग मेटल के बर्तन के निर्माण और उसमें खास तरह के हाथ से की गई कारीगरी से जुड़ी हुई। इसमें जिंक और कॉपर से बने मेटल पर चांदी, सोने या पीतल को मढ़ा जाता है और अलग अलग डिजाइन बनाए जाते हैं। इस तरह ही आपको आरिफ मोहम्मद खान का उदाहरण बताता हूं, जो इस वक्त केरल के राज्यपाल हैं। और करीब 1 साल पहले मैंने उनका एक इंटरव्यू किया। इंटरव्यू में उन्होंने भी माना था कि वो नरेंद्र मोदी के बड़े आलोचक थे, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी ने उन्हें बुलाया और पूछा कि क्या वो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। एक बार सुनिए। मैं तो मोदी जी का आलोचक था। मेरी किताब में आप आर्टिकल पढ़ लीजिए मेरा, लेकिन मेरी आलोचना वो नहीं है जहां पे मैं गालियां दूं, जहां मैं अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करूं। मैं तो आलोचक था मोदी जी का। मोदी जी ने प्रूफ कर दिया कि उन्हें निजी वफादार लोग, मैं आपके मीडिया पर कह रहा हूं ये बात, जिस दिन उन्होंने मुझे ये भी नहीं कहा कि मुझे गवर्नर बनाना चाहते, मुझसे सिर्फ ये पूछा, जब 3 तलाक का कानून पास हो गया, मुझसे ये पूछा अब तो आपका इशू सेटल हो गया? हो गया। अब अगर कोई जिम्मेदारी आपको दी जाए तो आप उसको कबूल करेंगे? मैं हंस दिया। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद मेरी तीसरी मुलाकात थी वो। एक मुलाकात राष्ट्रपति भवन में हुई थी, एक मुलाकात हुई उनसे, बीच में कुछ बात आई थी मेरे कुछ सरकार के ताल्लुक से, तो मैं उनको अपनी सफाई देने के लिए। तीसरी मुलाकात में कोई एक चीज़ कोई नहीं बता सकता जहां जो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट का मामला है। 86 के बाद मैं आरएसएस वाले मेरे लिखे हुए आर्टिकल्स को, या मुझे मैं उनकी बहुत सारी मीटिंगों में भी जाता था। ये बात सही है, बोलने के लिए बुलाते थे, लेकिन मैं वहाँ बातें ऐसी भी कह देता था जो उनको अच्छी नहीं लगती थी, उसके बावजूद वो मुझे बुलाते थे। तो मैं तो भैया 86 में सरकार छोड़ा हूं, मैं तो कांग्रेस में था। मैं अगर आज आप मुझे मोदी का ये कहते हैं कि वो तो मोदी के आदमी हैं, तो उसके लिए भी तो आप ही जिम्मेदार हैं।
ऐसे कितने ही उदाहरण भरे पड़े। नरेंद्र मोदी के राजनीतिक आलोचक हों, आप मुसलमान हों, लेकिन अगर आप काबिल हैं तो नरेंद्र मोदी बुला बुलाकर जिम्मेदारी और अवार्ड तक देते। और एक तरफ आलोचना होती है राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कि वहां तो ऊपर के लोगों से मिलना मुश्किल है। अभी गुलाम नबी आजाद ने भी कह दिया कि भाई वहां तो मिलना मुश्किल है, जो लोग ऊपर से संभाल रहे हैं पार्टी। ये बेसिक फर्क है भाई। एक केजरीवाल है, उनको अपने लोग उनको छोड़ छोड़कर चले गए, अन्ना हजारे तक ने छोड़ दिया, और यहां इस व्यक्ति से कितने ही लोग सटते चले जा रहे हैं क्योंकि उनको धीरे धीरे वो असल नरेंद्र मोदी दिखने लगा है, जो नैरेटिव वाले मोदी से अलग दिखता। इसी तरह से आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले पद्म अवार्ड देने वाले समारोह के बीच एक महिला ने पीएम मोदी को खूब आशीर्वाद दिया था। इनका नाम हीराबाई इब्राहिम लोबी। इनका नाम जब पद्म अवार्ड के लिए पुकारा गया तो पीएम के सामने जाकर कहा कि उनकी झोली को पीएम ने खुशियों से भर दिया। हीराबाई लोबी गुजरात में सबसे ज्यादा पिछड़े सिद्दी समुदाय से हैं और वो बिना किसी प्रचार के सालों से सिद्दी समाज की महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। जब देश ने उनके काम को सम्मानित किया तो पीएम मोदी को लेकर भावुक हो गए। ये वो लोग हैं जिन्हें बहुत पहले देश के बड़े सम्मान मिल जाने चाहिए थे, लेकिन पद्म अवार्ड पहले रसूखदार लोगों का ही ज्यादातर हिस्सा बनता था। पीएम मोदी ने आकर इसे बदला और पद्म अवार्ड उन लोगों को देना शुरू किया जो बिना किसी प्रचार के समाज में बदलाव लाने वाले काम बरसों से कर रहे हैं। पद्म अवार्ड में हमने देखा नंगे पांव जाने वाले अवार्डीज, पद्म अवार्ड में हमने देखा आदिवासी अवार्डीज। ये बदल दिया नरेंद्र मोदी ने। और इसी तरह आप इस बार हज की यात्रा को देखिए। हज यात्रा को और सुविधाजनक बनाया जा रहा है। आपको वो जो नैरेटिव है एंटी मुस्लिम मोदी, उसको अपने दिमाग से थोड़ी देर के लिए हटाकर देखिए। इस बार हज यात्रा उसमें कैशलेस हज जो है, कैशलेस हज मतलब आप हज यात्रा पर जा रहे हैं तो उसके लिए आपको फॉरेक्स कार्ड बना के मिल रहा है ताकि कैश लेकर जाने की झंझट जो है वो खत्म हो। एसबीआई को कहा गया कि भैया इनको फॉरेक्स कार्ड दीजिए, तो एसबीआई से फॉरेक्स कार्ड मिल रहा है हज यात्रा के लिए। 1,40,000 यात्रियों को सुविधा मिली है। ये हज यात्रियों को सेलेक्ट करने की पूरी प्रक्रिया जो है वो डिजिटल रखी गई, पारदर्शी रखी गई। एप्लीकेशन आए करीब 1,84,000, सिलेक्शन हुआ 1,40,000। 4,000 महिलाएं जो हैं वो ऐसी हैं इस बार हज यात्रा में जो अपने साथ बिना किसी पुरुष को लेकर जाएंगी, अकेले जाएंगी भाई, अकेले हज यात्रा पर जा रही। जो हज यात्री सेलेक्ट किए गए उन्हें तुरंत टेक्स्ट मैसेज मिले, उन लोगों को भी मैसेज गए जो वेटिंग लिस्ट में थे। फिर एसबीआई के साथ पार्टनरशिप में यात्रियों को फॉरेक्स कार्ड दिए गए जिससे उन्हें बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अपने साथ न ले जानी पड़ी। पहले ऐसे होता था कि भारतीय रुपए के बदले में 2100 सऊदी रियाल दिए जाते थे। हज यात्रियों की पहली फ्लाइट भारत से मई के आखिर में जाएगी। मई जून में हर साल यह यात्रा होती। वीआईपी कोटा खत्म कर दिया गया, वीआईपी कोटा खत्म किया गया और आम लोगों को बोला गया कि आप जाओ आराम से हज यात्रा करो। यह कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी करके दे रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो नैरेटिव फैलाया जाता है कि वो तानाशाह हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं, वो मुस्लिम विरोधी हैं, वो सारे नैरेटिव राजनीति का हिस्सा भर दिखते हैं और कुछ नहीं। यहां आप ये भी देखिए कि खुद अब ऐसा नैरेटिव बनाने वालों पर अपने ही लोगों का भरोसा उठ रहा है। आज ही पूर्व रक्षा मंत्री और सोनिया गांधी के बेहद करीबी एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। एके एंटनी कभी गांधी परिवार के बेहद करीबी थे, सोनिया गांधी के बहुत करीबी थे, लेकिन उनके बेटे को अब न गांधी परिवार पर भरोसा है न कांग्रेस पर, उन्हें बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। जनवरी 2023 में मोदी के खिलाफ बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर कांग्रेस के स्टैंड से नाराज होकर अनिल एंटनी ने कांग्रेस छोड़ी थी। अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस के एक बड़े नेता के बेटे का उस दिन बीजेपी ज्वाइन करना बड़ा राजनीतिक मैसेज भी है, जिस दिन बीजेपी का स्थापना दिवस भी है। बीजेपी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने भी एक बड़ा मैसेज दिया
उन्होंने फिर बता दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन रुकने वाला नहीं है और पीएम ने अपनी बात कहने के लिए हनुमान जी का जो उदाहरण दिया वो बड़ा दिलचस्प है। एक बार सुनिए पीएम। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी तरह जब भ्रष्टाचार की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है। हनुमान जी के भीतर की कैन डू एटीट्यूड, कैन डू संकल्प शक्ति उनको हर प्रकार की सफलता लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। भाजपा भी इसी प्रेरणा से परिणाम लाने में, लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती रही है, करते रहना है, करते रहेंगे। देखिए, मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, आपको नरेंद्र मोदी को वोट देना है नहीं देना है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको राहुल गांधी को चुनना है, आपको केजरीवाल को चुनना है, ममता बनर्जी को चुनना है, नरेंद्र मोदी को चुनना है, ये इस देश में लोकतंत्र में आपका अधिकार है। लेकिन देश जब आज दुनिया के संकट के बीच में रॉकेट बनकर ऊपर जा रहा है, तो मैं चाहता हूं कि ऐसे फॉल्स नैरेटिव से बचा जाए। जिसका जो सच है उस पर उसके बारे में बात की जाए, गलत करे गलत की बात की जाए, लेकिन झूठा नैरेटिव बनाना पड़ रहा है, इसका मतलब आप सामने वाले को और सच्चा साबित करते हो कि उसके लिए आपको कुछ मिल नहीं रहा आलोचना। और इसलिए मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, जब तक इस तरह के नैरेटिव बनते रहेंगे कि फलाना मुसलमान विरोधी है, फलाना हिंदू विरोधी है, देश बढ़ ही नहीं पाएगा बॉस, क्योंकि फैक्ट पर बात ही नहीं हो रही। इन फैक्ट्स पर बात करना शुरू कीजिए, इसलिए आपको चीजें दिखाता हूं। पाठशाला में अब माफिया अतीक के बेटों का चैप्टर खोल रहा हूं, जिनका बहुत ही शॉकिंग वीडियो सामने आया। अतीक अहमद ने अपने बच्चों को मर्डर की ट्रेनिंग कैसे दी और जेल में बंद अतीक अहमद के नाम पर धमकाने वाला कालिया कौन है, अब इसका चैप्टर। अतीक अहमद फिलहाल साबरमती जेल में अपने दिन काट रहा है, ये तो आपको पता है। उमेश पाल किडनैपिंग केस में माफिया अतीक को उम्र कैद की सजा दी गई है, यह भी आपको पता है। अतीक का बेटा असद अहमद और अतीक की पत्नी शाइस्ता फरार हैं, आपको यह भी पता है। उमेश पाल शूटआउट में पुलिस दोनों की तलाश कर रही है और इस बीच अतीक के बेटों अली और असद के ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता। ये ऐसे वीडियो हैं जिन्हें देखकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। इनमें माफिया अतीक के बेटे गोलियां चला रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि ये सब वो बचपन से कर रहे हैं। ये तस्वीरें आज की नहीं है। ये माफिया अतीक अहमद का बेटा 12 साल की उम्र में तड़ 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 गोली चला रहा है। शॉकिंग वीडियो है बॉस। और अगर एक माफिया अपने 12 साल के बेटे को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देगा तो वो बड़ा होकर माफिया नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? सबसे पहले आपको अतीक के बेटे असद अहमद का वीडियो दिखाता हूं। अतीक अहमद के वांटेड बेटे असद अहमद का यह वीडियो देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि अतीक ने अपने बच्चों को कैसी परवरिश दी। यह वीडियो 2016 का है और उस वक्त अतीक का बेटा असद 12 साल का था। 12 साल की उम्र में असद फायरिंग कर रहा है, बेखौफ एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियां चला रहा है। 11 राउंड बेखौफ होकर फायरिंग करता है। एक बार इस पूरे वीडियो को देखिए, फिर दूसरे बेटे का वीडियो दिखाऊंगा। चलो चलो आपका बच्चा कहीं पार्टी में जाता होगा तो आप क्या बोलते हैं? बेटा पोयम बता दो सुनाकर, बेटा डांस करके दिखा दो, बेटा क्लास में क्या करते हो ये बता दो। माफिया का बेटा बंदूक चलाकर देख रहा है और आसपास लोग बैठकर देख रहे हैं कि वाह क्या बंदूक चला रहा है। मतलब उसको बनाना ही इनको मर्डरर। एक बार के लिए ये हो सकता है कि खुद माफिया बन गया तो ये सोचता हूं नहीं मेरे बच्चे इस लाइन में नहीं आएंगे। अरे 12 साल के बच्चे से बंदूक चलवा रहा है, वो क्या ही चाहता था?
ये वीडियो 2016 में हुए असद के मामा की शादी का है। इस शादी में अतीक अहमद गैंग ने जो हंगामा मचाया था कि आज भी लोग याद करके कांप जाते। इसी शादी में अतीक गैंग ने जो किया था वो आपको आगे बताऊंगा। असद ने फायरिंग की तो अतीक का दूसरा बेटा अली कैसे पीछे रहता। इसी शादी में अली अहमद का वीडियो भी सामने आया। अली अहमद भी उस वक्त 12-13 साल का था। शादी में अतीक के गुर्गों की भीड़ में उसका बेटा अली खड़ा है। अशरफ अली को बुलाता है, ये देखिए, बुलाकर उसको बंदूक दे रहा है। उसके बाद अली अपने चाचा अशरफ के पास आता है। अशरफ अपनी पिस्तौल अली को फायर करने के लिए देता है। पहली बार में अली से फायर ही नहीं होता। उसके बाद अशरफ फिर से पिस्तौल को लोड करके देता है, जिसके बाद अतीक का बेटा अली एक के बाद एक 6 बार फायरिंग करता है। गोलियां चलाने के बाद अली की पीठ भी थपथपाई जाती है। एक बार वीडियो देखिए। क्या कमाल की ट्रेनिंग चल रही है बॉस। 12-13 साल के बच्चे को बुला बुला के बंदूक लोड के करके दे रहे। पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं और आसपास पब्लिक को भी मजा आ रहा है कि वाह क्या मेरा बेटा गोली चला रहा है। अतीक के गुंडे ये देखकर खुश हो रहे थे। अतीक अहमद को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी कि उसके बेटे फायरिंग कर रहे। अतीक ने तो पिस्तौल को बच्चों का खिलौना बता दिया था। अतीक अहमद को सुनिए एक बार। नहीं, वो देखिए, शादी वादी में बच्चों खिलौने हैं आजकल। अब बच्चे जो है खिलौने में आजकल ये माउजर और ये वो कुछ भी इस्तेमाल करने लगते हैं अपने मामा की शादी की खुशी में। तो वो कुछ अब खिलौने भी ऐसे आ गए हैं जो लगते हैं बिल्कुल ओरिजिनल। तो चला रहा था। नहीं, वो देखिए, शादी वादी में बच्चों खिलौने हैं। ये बच्चों के खिलौने, आम आदमी का, शरीफ आदमी का बच्चा ऐसा खिलौना मांग ले, 4 कान के नीचे देगा बाप। और यहां बाप डिफेंड कर रहा है क्या बच्चों के खिलौने। तो जब बच्चा को ऐसा खिलौना दीजिएगा तो उसको जिंदगी और मौत खिलौने जैसी ही लगेगी, गेम लगेगा सब। जिस शादी में अतीक के बेटों ने फायरिंग की थी वो अतीक की पत्नी शाइस्ता के भाई की शादी थी, यानी इन बच्चों के मामा की। इस शादी में माफिया अतीक का पूरा परिवार शामिल हुआ था। अतीक गैंग के कई खतरनाक शूटर और गुंडे भी शादी में शामिल हुए। प्रयागराज के झूसी इलाके में यह शादी हुई थी और शादी में अतीक के गुंडों ने जमकर फायरिंग की थी। अतीक के गुंडों ने शादी में 150 से ज्यादा राउंड फायरिंग की। इस वीडियो में अतीक गैंग के लोग फायरिंग करते हुए आपको दिख रहे हैं। एक बार आवाज सुनिए गोलियों की, जो थमती ही नहीं है। ऐसा लगता है वो लड़ी वाला किसी ने चटाई बम छोड़ दिया। ऐसा लग रहा है कहीं गैंग वॉर हो गई। लगातार फायरिंग, झूसी में हलचल मच गई बॉस की ये हो क्या रहा है। ये घटना आज भी लोग वहां याद करते हैं तो डर से कांप जाते हैं। इस तरह की फायरिंग के बाद भी अतीक और उसके गैंग के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई तक नहीं हुई थी। एक बार सुनाइए जरा क्या गोलियों की बौछार हुई थी। आम आदमी की शादी में डीजे का वॉल्यूम थोड़ा तेज कर लीजिए, पुलिस आती है। यहां 150 राउंड फायरिंग हो गई, चल रहा है। अतीक के बेटों ने 12-13 साल की उम्र से बंदूक चलाना शुरू कर दिया और बड़े होकर माफिया अतीक के नाम पर अपनी दबंगई दिखाने लगे। आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें अतीक के दोनों बेटे असद और अली दिख रहे हैं। इसमें उमेश पाल की हत्या का आरोपी गुड्डू मुस्लिम भी दिख रहा है। यह वीडियो 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार का है। इस वीडियो में अली अहमद, असद अहमद चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। गले में गमछा डाले अली है, उसके पीछे असद और बराबर में सफेद शर्ट में गुड्डू मुस्लिम दिख रहा है। गुड्डू मुस्लिम पर कई मामले चल रहे थे और आज ये दोनों उमेश पाल मर्डर केस में फरार हैं। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम है, जबकि अली अहमद नैनी जेल में बंद है। आपको अतीक अहमद के बेटे असद अहमद की क्राइम हिस्ट्री भी बताता हूं, जो आज की तारीख में यूपी का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड माफिया बन चुका है। भाई 12-13 साल की उम्र से बंदूक चला रहा है तो मोस्ट वांटेड ही बनेगा। कंपनी का बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर थोड़ा ही बनेगा। असद अहमद बचपन से ही हथियारों का शौकीन रहा।
पिस्तौल और राइफल चलाना उसके लिए आम बात। असद अहमद ने 2018 में अतीक गैंग को संभालना शुरू कर दिया था। अतीक अहमद पहले से जेल में बंद था। 2018 में अतीक के बेटे उमर और अली भी गिरफ्तार हो गए थे। असद ने रंगदारी मांगना, किडनैपिंग शुरू कर दिया। असद अहमद महंगी गाड़ियों का शौकीन था, विदेशी घड़ियां पहनता था, महंगे फोन रखता था। अतीक के भाई अशरफ ने असद को ट्रेनिंग दी। असद को गोली चलाना अशरफ ने सिखाया, पुलिस से बचने और कानूनी दांवपेच भी सिखाएगा। कुल मिलाकर अशरफ ने अपने भतीजे असद को माफिया अतीक का गैंग संभालने के लिए पक्की ट्रेनिंग दी। लेकिन आज वही असद अहमद पुलिस से भागता फिर रहा है। उस पर 5 लाख रुपए का इनाम है। अतीक अहमद और उसके गैंग की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। उमेश पाल मर्डर केस की जांच के लिए अशरफ और अतीक अहमद को फिर से प्रयागराज लाया जाएगा। बरेली जेल में बंद अशरफ को शुक्रवार को प्रयागराज लाया जा सकता है। यूपी पुलिस ने सभी जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया। अशरफ को प्रयागराज में सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। उमेश पाल केस में पुलिस कोर्ट में अशरफ की रिमांड मांगेगी। अतीक अहमद जो साबरमती जेल में है, उसे भी प्रयागराज लाया जाएगा। इन लोगों का जीवन आने जाने में ही कट रहा है और उस पुलिस वाली वैन में बैठकर आने में सोचिए क्या ही आनंद आता होगा जब उछलती होगी गाड़ी। उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी है अतीक अहमद। प्रयागराज पुलिस ने साबरमती जेल में अतीक का वारंट पेश कर दिया। वारंट के सत्यापन के बाद अतीक को प्रयागराज लाया जाएगा। अतीक को प्रयागराज लाने के लिए पुलिस ने तैयारी भी कर ली, यानी इन दोनों माफिया भाइयों का बरेली और अहमदाबाद से प्रयागराज का चक्कर चलता रहेगा। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी उमेश पाल मर्डर केस में फरार है। शाइस्ता पर 25,000 रुपए का इनाम है। पुलिस से बचने के लिए शाइस्ता ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी। एमपी एमएलए कोर्ट ने शाइस्ता परवीन की जमानत याचिका खारिज कर दी। अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने शाइस्ता को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया। शाइस्ता परवीन पर आरोप है कि अतीक के जेल जाने के बाद से गैंग के फाइनेंस और शूटर से डीलिंग वो खुद करती थी। उमेश पाल मर्डर केस की साजिश में भी शाइस्ता परवीन शामिल थी। मतलब पूरी फैमिली ही वही है भाई। उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है, जिसके बाद से वो फरार चल रही है और अब कोर्ट ने भी उसे राहत देने से इनकार कर दिया। अतीक अहमद के गैंग की कमर टूट चुकी है। अतीक के खास लोग जो पुलिस से बचे हुए हैं वो अतीक के नाम पर लोगों को धमकी दे रहे हैं। अतीक के खास और करीबी गुर्गा है असाद कालिया, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। उसने प्रयागराज के एक वकील से रंगदारी मांगी है। असाद कालिया के गुंडों ने पिस्तौल दिखाकर धमकी दी। फोन पर वकील की बात कालिया से कराई। असाद कालिया ने वकील को फोन पर धमका दिया। वकील से जमीन अपने नाम करने के लिए कहा। 10 लाख रुपए का गुंडा टैक्स भी मांग लिया। नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। कहा उमेश पाल की तरह जान से मार देंगे। असाद कालिया के बारे में आपको जानकारी दे देता हूं कि यह है कौन। अतीक का करीबी फाइनेंसर है। अतीक के लिए पैसों का इंतजाम करता है। अतीक के लिए जमीन पर अवैध कब्जा करता है। 2021 में रंगदारी के एक मामले में फरार है। पुलिस ने असाद पर 25,000 का इनाम रखा हुआ। इस मामले में वकील ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी है, क्योंकि अब लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भाई इन लोगों से डरना क्या है, पुलिस काम करेगी। तो उसने तुरंत एफआईआर करा दी। पुलिस का कहना है कि जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा और उसे कड़ी सजा दी जाएगी। तो ये अतीक अहमद का इतिहास है और उसके बच्चों का वो वीडियो जो बताता है कि वो कैसे मर्डरर बने। पाठशाला में अब भारत के उस कमाल का चैप्टर जो ट्विटर वाले एलन मस्क को कंगाल कर देगा। भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है कि जिससे एलन मस्क की दुकान बंद हो सकती है। देखिए, एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है। अगर कोई चीज आपको 100 रुपए के बजाय 50-60 रुपए में मिल जाए और वो भी सेम क्वालिटी, सेम क्वांटिटी, तो कोई भी यही करेगा कि भाई जब 50% 40% पैसा बच रहा है और क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं तो पैसा बचाते हैं फिर। लेकिन ये जो बात कर रहा हूं, ये मार्केट में कोई सामान खरीदने जाइए तो समझ में आता है। लेकिन ये स्पेस मार्केट यानी अंतरिक्ष की दुनिया में होने वाला है, ये सुनकर ही आपको हैरानी होगी। और करने वाला कौन है? अपना इंडिया, अपना भारत। लेकिन यही बात दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति में से एक एलन मस्क को परेशान कर रही है, वही ट्विटर वाला भाई। एलन मस्क, जिसकी ट्विटर का साइन है वो चिड़िया, उसके खुद के तोते उड़े हुए हैं। एलन मस्क स्पेस एक्स नाम की कंपनी चलाते हैं, जिसका काम क्या है? स्पेस मार्केट में बहुत बड़ा नाम है ये। लेकिन भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने जो किया है, उससे एलन मस्क की दुकानदारी खतरे में पड़ गई। इसरो ने अपना RLV यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल तैयार कर लिया और इसका कुछ दिन पहले सफल परीक्षण भी कर लिया।
इसके आने के बाद दुनिया भर के देश भारत से अपने स्पेस प्रोग्राम को लॉन्च करवाने वाले हैं, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक जो काम एलन मस्क की स्पेस कंपनी स्पेस एक्स 100 रुपए में कर रही है, उदाहरण के तौर पर कर रहा है, 100 रुपया क्या, वो तो करोड़ों लेता है, लेकिन स्पेस एक्स मान लीजिए कोई काम 100 रुपया में कर रही है, तो वही काम इसरो लगभग 50 से 60 रुपए में कर देगा। ये गणित अभी डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी आपको आसान भाषा में समझा रहा हूं। जैसे अपना चंद्रयान भाई, जितना ऑटो का किराया उतने में तो हमने चांद पर भेज दिया था प्रति किलोमीटर के हिसाब से, यहां भी हमने झंडा गाड़ दिया। पहले भारत के आरएलवी यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के बारे में थोड़ा आपको बताता हूं, जिससे देखने के बाद एलन मस्क टेंशन में, और पाकिस्तान के लोग भारत की तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज भारत कहां पहुंच गया और हम कहां रह गए, ये भी सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आरएलवी प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता देता हूं। 2 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और डीआरडीओ और वायुसेना ने मिलकर आरएलवी की लैंडिंग का टेस्ट किया। इसमें यह देखा गया कि किसी सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद लौटते हुए पृथ्वी की कक्षा में आने के बाद रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल किस तरह से काम करेगा। मतलब आप सिंपल भाषा में ऐसे समझिए कि आप जो है एक सैटेलाइट भेजते हैं, फिर खत्म। एलन मस्क ने क्या किया, सैटेलाइट जाएगा वापस आ जाएगा, मतलब वो लेकर जाएगा सैटेलाइट को, जो यान, वो वापस आ जाएगा, मतलब रीयूज होगा। यही काम अब इंडिया कर रहा। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर से क्या किया गया, आरएलवी को 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया। हेलीकॉप्टर से गिरने के बाद यह खुद ही लैंडिंग कर गया। ये देख रहे हैं कैसे खुद से लैंड कर गया। इसकी स्पीड और डायरेक्शन को इसरो ने पहले प्रोग्राम किया हुआ था। आरएलवी एक स्वदेशी स्पेस शटल है, इसके जरिए सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा सकते हैं। यह सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़कर वापस आ जाता है, जैसे आपकी टैक्सी है, आप जहां जाना चाहते हैं आपको छोड़ता है, फिर वो टैक्सी अपना कहीं और गया। तो अभी तक ये नहीं होता था, सिर्फ एलन मस्क की कंपनी करती थी। अब इसरो करना चाह रहा है कि हम जाएंगे, आपका वहां पर सैटेलाइट छोड़ेंगे और हमारी टैक्सी वापस आ जाएगी, ताकि उसको फिर से इस्तेमाल किया जा सके। इसको आप आसान भाषा में सैटेलाइट टैक्सी कह लीजिए, जो पिक ड्रॉप की सुविधा दे रही है। सैटेलाइट लॉन्च के अलावा आरएलवी किसी भी देश के ऊपर जासूसी भी कर सकता है और हमला भी कर सकता है। इसके अलावा अंतरिक्ष में ही दुश्मन की सैटेलाइट को मार सकता है। इस पूरे प्रोजेक्ट को एक तस्वीर की मदद से आपको समझाना चाहता हूं, जरा आप इसको देखिए, जो आपको बात बता रहा हूं कि यह पूरा प्रोजेक्ट आपको समझ में आएगा। इसमें चिनूक हेलीकॉप्टर आरएलवी को उड़ाकर 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले गया। ये देख रहे हैं, ये वो आरएलवी है जिसको चिनूक हेलीकॉप्टर ऊपर ले गया। अभी इसको क्या है, सैटेलाइट में सीधा नहीं भेज दिया, इसको पहले उड़ाया गया। ये देखिए उड़ रहा है ना, ये उड़ते उड़ते ऊपर जा रहा है और वहां से फिर ये लैंड कर रहा है। तो जब ऊपर ले गए और छोड़ दिया, तो जैसे आप हवाई जहाज में पायलट को देखते हैं जो प्लेन की लैंडिंग करवाता है, इसने ये काम अपने आप किया। ये देखिए कैसे इसको यहां से उड़ाया गया। ये देखिए, यहां से शुरू कीजिए, यहां देखिए, जूम दिखाइए, ये हिस्सा देखिए, यहां पे चिनूक हेलीकॉप्टर इसको लेके जा रहा है, फिर यहां से ऊपर गया, फिर ऊपर लेकर गया, वहां से इसको छोड़ दिया। ये देख रहे हैं, यहां से छोड़ दिया इसको। यहां से छूटने के बाद ये इस आरएलवी ने खुद से लैंडिंग कर ली। अभी ऐसे शटल बनाने वालों में अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और जापानी है, लेकिन भारत का नया आरएलवी इन सभी से कम दाम में सैटेलाइट भेज सकता है और इससे एलन मस्क की दुकानदारी खतरे में आ सकती है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के आरएलवी प्रोजेक्ट के खर्चे का अंतर आपको बताता हूं। जो अपना भारतीय आरएलवी है, उसमें अगर आप भेज रहे हैं, बोलो भाई मेरे को भेजना है, तो अगर आप आरएलवी देखेंगे, भारत का आरएलवी रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, और यह है स्पेस एक्स, यह है किसका, यह है एलन मस्क वाले भैया। तो इसका खर्च बैठता है 5 से 6 लाख रुपए प्रति किलो। मतलब अगर आपको 100 किलो का सामान भेजना है, तो 1 किलो का अगर 5 से 6 लाख रुपया लग रहा है, तो आप सोचिए 100 किलो का सामान कितने में जाएगा। इसरो कह रहा है कि बॉस कहां एलन मस्क के चक्कर में पड़े हो, हम यही चीज तुमको 3.3 लाख यानी 3,30,000 रुपए प्रति केजी, कहां 6 लाख, कहां 3.5 लाख से भी कम, मतलब 50% से भी कम, मतलब 50% के आसपास।
और एक मीडियम साइज का जो सैटेलाइट होता है उसका वजन कितना होता है आपको पता है? 4000 किलो। 4000 किलो को आप जब गुना करेंगे तो सोचिए कितना पैसा बचेगा। 4000 किलो गुना 3 लाख और 4000 गुना किलो 6 लाख। एक मीडियम साइज सैटेलाइट का जो वजन है 4000 किलो, उसको अगर भेजना है स्पेस एक्स के फॉल्कन रीयूजेबल हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल से, तो उसको भेजने का खर्च अगर आप 5 लाख रुपया पकड़ लीजिए, चलिए कम वाला ही मान रहे हैं, तो ये 200 करोड़ रुपए बैठेगा एक सैटेलाइट को भेजने का खर्च। 200 करोड़ रुपए। इसरो कितने में भेज देगा? इसरो वाला 132 करोड़ रुपए में भाई। तो सीधे सीधे 68 करोड़ रुपए की बचत है। 68 करोड़ रुपए एक सैटेलाइट को भेजने में आप बचाएंगे भारत के आरएलवी से। तो आप तो पैसा बचाएंगे। एलन मस्क चिंता में कि हम कंपनी कैसे बचाएंगे। भारत की पहचान पहले से ही दुनिया में ऐसी रही है कि वो दुनिया में सबसे कम खर्च में सैटेलाइट लॉन्च करता है, इसलिए दुनिया भर के तमाम देश भारत से अपने सैटेलाइट भिजवाते हैं। पिछले महीने 26 मार्च को इसरो ने ब्रिटेन के 36 सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया। इन सैटेलाइट्स को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। ब्रिटेन की स्पेस कंपनी वन वेब ग्रुप कंपनी ने इसरो से 72 सैटेलाइट्स लॉन्च करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। 36 सैटेलाइट पिछले साल अक्टूबर में लॉन्च किए गए और बाकी 36 पिछले महीने कर दिए गए। इसके लिए इसरो को 1000 करोड़ रुपए की फीस मिली। दुनिया के बहुत सारे देश लाइन में खड़े अपने सैटेलाइट भिजवाने के लिए। उनको लगता है ये सस्ते में भेज देते हैं। इसके पीछे का गणित आपको समझा देता हूं। एक मीडियम सैटेलाइट का वजन जो आपको 4000 किलो बताया, नॉर्मल व्हीकल से भेजने पर 1 किलो वजन पर खर्च 16 लाख रुपए आता है। तो 4000 किलो का भेजिएगा तो 640 करोड़ रुपए आएगा। इसरो के आरएलवी से भेजने पर खर्च 1 किलो वजन पर 4 लाख रुपए आएगा। तो 4000 किलो का करीब 160 करोड़ रुपए, यानी 480 करोड़ रुपए की बचत हो जाएगी। इसलिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसी टेंशन में है। वो अपने प्रोजेक्ट हमारे इसरो से भिजवा रहे हैं। एलन मस्क की टेंशन यह है कि स्पेस ग्राहक अब भारत की तरफ हो जाएंगे। आपको एक 2015 का वीडियो दिखाता हूं जिसमें एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स में जश्न मनाया जा रहा है। 2015 में मस्क ने फॉल्कन 9 रॉकेट तैयार कर लिया जो रीयूजेबल था, मतलब फिर से इस्तेमाल हो सकता था। इसकी सफल लॉन्चिंग के बाद लोग खुशी मना रहे थे, लेकिन अब भारत का आरएलवी आ गया है। अब मस्क कितनी खुशी मनाएंगे, मस्क कितने मस्त रह पाएंगे, ये तो वक्त बताएंगे। भारत की तरक्की देखकर पाकिस्तान के लोग बहुत हैरान। भारत के आरएलवी मिशन को देखकर पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, एक बार वो भी सुनिए। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को एक चीज के लिए खुश होना चाहिए। हम स्पेस में रॉकेट लॉन्च करते हैं, ये लोग रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट लॉन्च करते हैं। आतंकवादी इनका वही करता है। रॉकेट तुम भी चला रहे हो, हम लोग पढ़ लिख के चला रहे हैं। स्पेस की दुनिया में भारत कैसे सुपर पावर बन गया है, इसे आज आपको समझना चाहिए। भारत से विदेशी सैटेलाइट लॉन्च, देखिए ये आंकड़ा आपको हैरान कर देगा। भारत से जो विदेशी सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं, जो मतलब दूसरे देशों के थे, और उन्हें हमने कहा कि लाओ हम भेज देते हैं, और या उन्होंने कहा कि आप भेज दो बॉस, हमको तो उतना सस्ता बनाना आता नहीं, आप ही करते हो। 1969 से लेकर 2014 तक हमने कितने विदेशी सैटेलाइट लॉन्च कराए थे? 35। 2014 से 2014 से लेकर 2023 अभी चल ही रहा है, अभी तो शुरू में ही है, अभी तक हम 352 सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं। 352 पिछले 9 साल में, अभी 9वां साल चल ही रहा है। और पिछले 1969 से 2014 तक हम 35 कर पाए थे। कोई कह सकता है कि ठीक है यहां भी 35 है, यहां भी 35 है, दोनों कॉमन है, 2 ही तो लगा है। भारत के बड़े स्पेसक्राफ्ट मिशन लॉन्च अगर आप देखेंगे 1969 से 2014 तक 69 थे, 2014 से 2022 8 साल में 54। सामान्य लॉन्च मिशन 1969 से 2014 तक 43 थे, 2014 से 2022 तक 46। तो पाठशाला में जब हम आपको कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो रॉकेट बनी हुई है, तो सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, भारत ही रॉकेट बना हुआ है और हम तरक्की कर रहे हैं। इसलिए आपको नैरेटिव तोड़ तोड़ कर बताता हूं कि देश न टूटे, देश की प्रगति न छूटे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन पाठशाला में आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा फैक्ट चेक की क्लास में कि क्या 1983 में पीएम मोदी की जो डिग्री है 1983 की, उसमें साइन करने वाले वीसी 1981 में ही मर चुके थे, तो फिर साइन कैसे आया,
इसके बारे में बताऊं। पाठशाला में अब फैक्ट चेक की क्लास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर राजनीति के साथ साथ सोशल मीडिया पर अलग अलग बातें भी चल रही हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर जिस वाइस चांसलर ने 1983 में साइन किए, उनकी तो मौत 1981 में हो चुकी थी, जिसके लिए दो तस्वीरें साझा की जा रही हैं। एक तरफ पीएम की डिग्री की तस्वीर है, जबकि दूसरी तरफ जो तस्वीर है उसमें प्रोफेसर KS शास्त्री का नाम लिखा है। तस्वीर के नीचे लिखा है 22 अगस्त 1980 से 13 जुलाई 1981 तक। यही तारीख दिखाकर दावा किया जा रहा है कि 1981 में उनकी मौत हो चुकी है। हमने जब इस पोस्ट का फैक्ट चेक किया तो पता चला कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। प्रोफेसर KS शास्त्री अभी भी जिंदा हैं। KS शास्त्री की जो तस्वीर वायरल हो रही है उसमें नीचे 22 अगस्त 1980 से 13 जुलाई 1981 तक की जो डेट लिखी है, इसी डेट के आधार पर उनके बारे में झूठ फैलाया गया। 1981 में उनकी मौत हो गई थी, ये कहा गया, जबकि ये डेट साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में उनके कार्यकाल की है। 1981 में ही प्रोफेसर शास्त्री गुजरात यूनिवर्सिटी के VC बने और 1987 तक वो इस पद पर रहे। पीएम मोदी की डिग्री पर साल 1983 लिखा है और इस समय प्रोफेसर शास्त्री ही गुजरात यूनिवर्सिटी के VC थे, तो उनके कार्यकाल की एक तस्वीर लगाकर उसे उनके मरने की तिथि बताया जा रहा। अच्छा, फैलाने वाले ये भी बुद्धि नहीं लगा रहे कि 1980 से 1981 दिखा रहे। 1 साल के थे क्या वो जो VC बन गए? तो खैर, कुछ भी चल रहा है। आप फैक्ट चेक में जुड़े रहिए और ऐसे फर्जीवाड़े से बचते रहिए। पाठशाला में इतना ही। अब आप